नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। मन की बात में एक दो बातें उन्होंने अच्छी कही। उनका ये कहना था कि हम मित्रता निभाना जानते हैं, लेकिन हम आंख में आंख डालकर देखना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। उनका इससे बढ़कर जो ये कहना था कि शहीद जो हुए हैं चीन के खिलाफ जो झड़पें हुई हैं, उसमें शहीदों के प्रति असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जब हम लोकल पर जोर देंगे। और लोकल को वोकल भी करना है, उनका कहना है। वोकल करना है यानी इसका सोशल मीडिया पर और इधर उधर प्रसार भी करना है। खुद लोकल चीज़ें नहीं खरीदनी, बल्कि औरों को भी प्रोत्साहित करना है कि लोकल चीज़ें वो खरीदें। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ग्लोबल कहने की बात चूक गए, क्योंकि ग्लोबल अगर होना है लोकल को, तो उसमें सरकार की बड़ी भूमिका होनी है। और यहाँ कुछ सच्चाई ऐसी है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम एक बार उनको रूबरू अपनी तरफ से कराने की कोशिश करते हैं। कुछ आंकड़े जो हैं वो हम बताते हैं आपको कि आत्मनिर्भर होने की बात बहुत पहले से की जा रही है। में भारत का आयात चीन से $1.5 बिलियन था। 2010 में ये बढ़कर $10 बिलियन हो गया और 2020 में ये $70 बिलियन हो गया। तो एक तरफ आत्मनिर्भर होने की बात होती रही, दूसरी तरफ ये आयात भी हिंदुस्तान का बढ़ता गया। अब लोकल की जहाँ तक बात हो रही थी, तो लोकल का काम तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो MSME के जरिए ही आ सकता है। MSME यानी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग। इनकी संख्या देश में 6 करोड़ के आसपास है। 12 करोड़ लोगों को ये नौकरियां देते हैं। 40% निर्यात में इसकी भूमिका है। 30% के आसपास GDP है। ये सारी बातें अपनी जगह सही है। सरकार ने क्या कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपया MSME के लिए रखेंगे। 45 लाख MSME में ये पैसा बांटा जाएगा। वैसे इनकी संख्या 6 करोड़ के आसपास है। चलिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 70,000 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। और अभी पता चला है, जो नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 70,000 करोड़ में से ही सिर्फ 35,000 करोड़ ही बांटे गए हैं। तो जब ये काम तेजी से नहीं होगा तो फिर लोकल प्रोडक्ट्स का क्या होगा? तो ये काम तेजी से होना चाहिए, जिस पर ध्यान प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक शायद नहीं गया है। कुछ आंकड़े बीच में फिर आपको बताते हैं कि पावर सेक्टर की बात है। 1998 में $9 करोड़ का हमने आयात किया था पावर सेक्टर का चीन से। 2010 में ये $9 अरब हो गया। $9 करोड़ से 12 साल में बढ़कर $9 अरब हो गया और 2019 में ये $20 अरब हो गया। इसी तरह ये तो चलिए पावर सेक्टर की बात है कि बड़ी बड़ी मशीनें, भारी मशीनें हैं जिनका उत्पादन हमारे यहाँ नहीं कर पाए हम किसी वजह से। लेकिन फर्नीचर और गद्दे जैसी चीज़ें हैं। 1998 में $3.90 लाख का हमने आयात किया था और 2019 में ये बढ़कर $90 करोड़ हो गया। अब 1992 में भारत की GDP 350 अरब थी और चाइना की 390 अरब थी, यानी सिर्फ $40 अरब का ही फर्क था। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि चीन की GDP 150 खरब डॉलर है। 150 खरब डॉलर है चीन की GDP और हमारी है 27 खरब डॉलर। तो देखिए कितना बड़ा फर्क बीच में हो गया है। इस सब की भी वजह तलाशनी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपनी चीन से तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि साहब चीन में श्रम बहुत सस्ता है, तो हमारे यहाँ कौन सा महंगा है? हमारे यहाँ भी मजदूरी बहुत सस्ती है। पहले होता था कि चीन में युवाओं की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन चीन में जब से एक सिंगल चाइल्ड वाला नॉर्म आया तब से वहाँ युवाओं की संख्या कम हुई है, बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत इस मामले में सौभाग्यशाली देश है कि 65% आबादी 35% से नीचे की है, लेकिन इसका क्या सदुपयोग हो रहा है? ये आबादी, युवा वर्ग जो है वो तो मनरेगा में गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने में लगा हुआ है। सिर्फ कोरोना के कारण ही ये संख्या नहीं बढ़ी है, उससे पहले से ही संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी। राजस्थान में करीब 50 लाख लोग हैं जो मनरेगा के काम में लगे हैं। देश भर में 25 से 30 करोड़ लोग हैं जिन्होंने पंजीकृत अपना नाम करवाया है। इसमें 22 से 25 साल के युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें BA पास, MA पास हैं। तो जब देश का युवा, जिसको फैक्ट्रियों में काम करना चाहिए, जिसको कुटीर उद्योगों में काम करना चाहिए, जिसको खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए, वो जब मनरेगा में गड्ढे खोदने, गड्ढे भरने में लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर नीतियों की बात, बहुत सारी नीतियां हैं, लेकिन हम एक ही नीति की बात करेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत ज़मीन बहुत महंगी है
और लोगों को बड़ी तकलीफ होती है फैक्ट्री वालों को ज़मीन खरीदने में। मोदी सरकार उसके लिए नया बिल लाई थी, लेकिन दबाव में आके वो बिल वापस ले लिया। उसके बाद से मोदी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई, फिर सत्ता में आई दोबारा से 2019 में बड़े बहुमत के साथ। राज्यसभा में भी ठीक ठाक संख्या बढ़ी, तब भी हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धारा 370 खत्म करने के लिए आप बिल ला सकते हैं, नागरिकता संशोधन कानून आप फटाफट ला सकते हैं, ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए आप बिल ला सकते हैं। तो भूमि अधिग्रहण कानून या कानून जो अभी तक बना हुआ है उसको और लचीला बनाने के लिए एक नया बिल आप क्यों नहीं ला सकते? कम से कम लाकर तो देखते। तो इससे साबित होता है कि वही वोट की राजनीति विकास के कार्यों पर कहीं ना कहीं भारी है। ऐसा नहीं है कि भारत कुछ कर ही नहीं सकता। 2-3 बड़े उदाहरण हैं। मोटरसाइकिल उद्योग में भारत दुनिया भर में छाया हुआ है, कैसे छा गया? चीन को कैसे पछाड़ दिया। कार संयंत्र में भी भारत दुनिया भर में है। इसी तरह कार की बैटरी बनाने में, जो बैटरी कार बनाने में भी भारत लीड एक बहुत बड़ी ले सकता है। लेकिन इस सब के लिए फिर ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, जल्द से जल्द प्रोत्साहन मिले। मोदी जी ने अपनी मन की बात में कहा कि संकट के समय भी ये साल में देश उड़ान भरेगा, देश के सपने पूरे होंगे, इसी साल सपने पूरे होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सपनों को पूरा करने की दिशा में मोदी जी सार्थक कदम, तेजी से कदम, और नौकरशाही और जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो एक तरह से घालमघाल होता है उससे उठकर वो कदम उठाएंगे और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सके, वास्तव में बढ़ सके, और हम चीन को चुनौती दे सकें। ऐसी हम कोई ना कोई संकेत हमें अगले कुछ महीने में देखने को जरूर मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।